तलवार उठाओ चुंडा। ये कब चित्र है दोस्तों। राजस्थान, जहाँ कण कण में वीरता के किस्से समाये पड़े हैं, जिसका इतिहास तलवारों की धार पर लिखा गया है, जहाँ की मिट्टी एक से बढ़कर एक सुरमाओं को जन्म दिया है। यह एक ऐसे महानायक की कहानी है जिसने अपनी माँ के समक्ष कभी तलवार न उठाने की सौगंध खाई थी, और परिस्थितियों के हाथों मजबूर होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, तलवार उठाओ चुंडा। चित्तौड़ में उन दिनों राणा लाहा का शासन था। महाराज की जय हो। मेवाड़ के समस्त शक्ति सिंह आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। रंग महल में राणा लाखा व राज्य के उच्च अधिकारी की महफिल जमी थी। उन्हें आदर सहित यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सामंत सिंह ने बड़े अदब से राणा लाखा को अपने आने का कारण बताया। महाराज की जय हो। मैं समत सिंह शक्ति सिंह अपने स्वामी मारवाड़ नरेश रणमल सिंह का आदेश लेकर आपके पास आया हूँ। वह अपनी कन्या राजकुमारी गुणवती का विहार युवराज चुंडा के साथ करना चाहते हैं। हमें आशा है इस सुगन का नारियल स्वीकार कर हमारा मान बढ़ाएंगे। इनकार का तो सवाल ही नहीं है शक्ति सिंह। मारवाड़ से रिश्ता जोड़कर हम हार्दिक खुशी होगी। अगर युवराज चुंडा विवाह योग्य न होते तो यह विवाह हम स्वयं कर लेते। और यह राणा जी ने क्या कह गई, सुरा के नशे में बहक गए लगते हैं। राणा लाखा की बात सुनकर सनसनी फैल गई। महल में उपस्थित सभासदों के बीच नशे में बहकी जुबान का क्या गुल खिला चुकी थी, इस बात से बेखबर थे राणा लाखा। जाइए विवाह की तैयारी कीजिए। 15 दिन पश्चात हम अपने बेटे की बारात लेकर आएंगे। इसी पलमानो सिंह गुर्राया। नहीं पिताजी, यह विवाह नहीं होगा। मजाक में या मदिरा के नशे में ही सही, आपने मारवाड़ कुमारी से अपने विवाह की बात कही है। इस नाते अब वह मेरी माता और चित्तौड़ की राजमाता है। नहीं पुत्र, हम यह अन्याय नहीं कर सकते। जवान पुत्र के रहते हम भला शादी कैसे रचा सकते हैं। अन्यथा अन्याय मारवाड़ राजकुमारी के साथ हुआ है पिताजी, और हम उसे अन्याय के प्रतिशोध प्रायश्चित करना होगा। अब चुंडा नहीं, राजमाता भावी संतान चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठेगी। किंतु भविष्य में यदि तुम्हारे संतान चित्तौड़ के सिंहासन की मांग करेगी तो क्या होगा। ऐसा नहीं होगा पिताश्री। मैं अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि भीष्म पितामह की तरह आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा। चित्तौड़ पर केवल भावी राजमाता का संतान का हक होगा। और प्रायश्चित की आग में सुलग उठे राणा लाखा। उफ, मदिरा के नशे में हमारे मुंह से निकली जरा सी बात क्या गुल खिला गई। हम प्रतिज्ञा करते हैं आज के बाद कभी मनुष्य चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। और मारवाड़ के संपूर्ण राजमहल में गूंज रही थी किसी की गुर्राटे, नहीं नहीं नहीं, यह विवाह हरगिज नहीं होगा। हम मरते दम मर जाएंगे, लेकिन कभी अपनी फूल सी बेटी का ब्याह बूढ़े बैल से कदापि नहीं करेंगे। तोड़ देंगे यह रिश्ता। सोच समझ कर फैसला कीजिए पिताजी। यह रिश्ता तोड़ने का परिणाम युद्ध होगा। और चित्तौड़ की ताकत से आप भली भांति परिचित है। मारवाड़ का बच्चा बच्चा रण में कट जाएगा। जोधा सिंह, यह रिश्ता नहीं होगा। कसम भवानी माँ की, मारवाड़ का अपमान करने का दंड अब राणा लाखा को युद्ध में अपनी जान देकर चुकाना होगा। और रणमल सिंह के इनकार का जवाब युद्ध के रूप में सामने आया। जय मारवाड़, जय चित्तौड़। मैदान में जंग रह रहकर बिजली की भांति क्रोंद रहा था चुंडा की तलवार।
7 दिन में भीषण रण और बेहिसाब रक्तपात का नतीजा सामने आया। वह था मारवाड़ की पराजय। अब आपका क्या जवाब है रण सिंह सिंह जी? अपनी हार कबूल करता हूँ। आप मेरी माता के पिता है, इस नाते आप मेरे नाना हुए। मैं आप पर हाथ नहीं उठाऊंगा। जाइए विवाह की तैयारी कीजिए, 3 दिन पश्चात हम बारात लेकर आएंगे। और इस प्रकार बड़ी धूमधाम से राणा लाखा और गुणवती का विवाह संपन्न हुआ। राजपुतानी एक बार जिसके साथ विवाह दी जाती है उसी ही अपना सब कुछ मान लेती है। गुणवती स्वयं स्वयं तन मन से राणा लाखा को और चित्तौड़ की सेवा अर्पित कर दिया। चित्तौड़ को अपने आने वाली हर विपदा से बचाना देवी माँ। समय गुजरने के साथ साथ गुणवती को एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हम इसका नाम मुकुल रखेंगे। मुकुल का जन्म की खबर ननिहाल अर्थात मरवाड़ में पहुंची। सुना है तुमने जोधा, हमारी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया है। हाँ पिताजी, आज खुशी का दिन है। सियार की सी चमक आई रणमल की आंखों में। अभी खुशी मनाने का दिन नहीं आया जोधा। मुझे तो उस दिन की खुशी होगी जिस दिन चित्तौड़ के मस्तक पर मारवाड़ का ध्वज फहराएगा। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ठीक कह रहा हूँ। युद्ध भूमि में हमने जो पराजय का कड़वा घूंट पिया था अब तेजाब बन गया हमारे जीवन में। अब वो ही मकसद है युवराज चुंडा से प्रतिशोध और चित्तौड़ पर विजय। इधर युवराज चुंडा अपने छोटे भाई सुखदेव की देखरेख में मुकुल बड़ा होने लगा। वह तलवार और राजपूतों का जीवन होती है और मुकुल उठा तलवार और मुझसे युद्ध कर। बस करो भैया, मुकुल अब थक गया है। नहीं रघुदेव, राजपूत हमेशा शौकत रहना चाहिए। पता नहीं कब मातृभूमि हमें सहायता के लिए पुकार ली। और चुंडा का एक एक शब्द सही होने जा रहा था। हमारी रक्षा कीजिए महाराज। दिल्ली ईसाई सेना ने हमारी पवित्र नगरी गया पर अधिकार कर लिया। आसपास के सभी हिंदू राजा ईसाई सेना से डरकर बादशाह की गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। तब खड़ा हुआ बूढ़ा शेर। धिक्कार है हमारी तलवार पर जो अपने धर्म की रक्षा न कर सकी। बाहर से आए मुस्लिम लुटेरे हमें लूट रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हैं। रण की तैयारी करो, हम गया को शाही सेना से मुक्त कराएंगे। राजपूत सैनिक का खून जोश मारने लगा। जय राणा लाखा, विजय हमारी होगी। अपनी सेना के साथ कूच करने से पूर्व दरबार में विशेष सभा का आयोजन किया लाखा ने। उपस्थित सभासदों, मंत्रियों, प्रजाजनों, यदि मैं धर्म की रक्षा हेतु लड़ते लड़ते युद्ध में मारा गया तो मेरे बाद चित्तौड़ का भावी युवराज चुंडा होंगे। नहीं पिताजी, मैंने कभी सिंहासन पर न बैठने की प्रतिज्ञा की है। मैं चित्तौड़ की राजगद्दी पर मुकुल को बैठेगा। यह कैसी जिद है बेटे? यह जिद नहीं पिताजी, एक राजपूत की प्रतिज्ञा है जो मरते दम तक खंडित न होगी। आप मुकुल का राज्याभिषेक कीजिए। हार जाना पड़ा राणा लाखा को अपने जिद्दी पुत्र के सामने। और मुकुल अभी बच्चा है। वादा करो कि तुम हमेशा मुकुल की छाया बनकर रहोगी। आप निश्चिंत रहें पिताजी, चुंडा के रहते मुकुल का बाल विवाह का नहीं होगा। एक वचन और दो पुत्र। जब हम चित्तौड़ पर संकट मंडराए तुम चित्तौड़ की रक्षा करोगी, मैं वादा करता हूँ पिताजी। जय भवानी, जय भवानी। और सूर्य उदय की पहली किरण के साथ ही राणा लाखा के नेतृत्व में 10,000 वीर राजपूत सैनिक गया की ओर प्रस्थान कर गए। भवानी माँ, आप इनकी रक्षा करें प्राणनाथ। और सियार सी चमक उठी सूरजमल की आंखें में। 8 बरस से जिस शुभ घड़ी का हमें प्रतीक्षा कर रहे थे वह आखिर आ गई। राणा लाखा के बाद चित्तौड़ का युवराज चुंडा रह गया। चुंडा प्रतिशोध की आग में जलकर अपनी ही पुत्री का विनाश न कीजिए पिताजी।
यह आग चित्तौड़ और मारवाड़ दोनों को जलाकर राख कर देगी। तू कायर है जोधा, युवराज चुंडा की ताकत से डरता है तू, लेकिन मैं युवराज चुंडा की दिमागी जंग लड़ूंगा। फिलहाल मुझे गया में लड़े जाने युद्ध का परिणाम का इंतजार है। और गया से बाहर आकर पड़ाव डाला राणा लाखा ने और राजपूत सेना ने। गुप्तचरों ने सूचना मिली कि महाराज की शाही सेना के पास भारी मात्रा में युद्ध सामग्री है। युद्ध हथियारों से के दम पर नहीं, दिमाग से जीता जाता है सेनापति। कुछ दिन यूं ही शांत रहो ताकि शाही सेना हमारी तरफ थोड़ा असावधान हो जाए। धीरे धीरे राणा लाखा अपने सेनापति को सारी योजना समझाने चले गई। और वही हुआ जो राणा लाखा चाहते थे। राजपूत सेना शांति का गलत अर्थ आका शाही सेना ने। यह राजपूत जब से आए हैं शांत पड़े हैं, लगता है हमारी ताकत से डर गए। अरे मैं तो पहले ही कहता था काफिर होंगे चूहे। और सिर पर मंडराते खतरे से बेखबर शक्ति के मध्य में चूर शाही सेना भोग विलास में लिप्त हो गई। और एक दिन सूर्यास्त से पहले मुंह अंधेरे राणा लाखा के नेतृत्व में राजपूत सेना ने गया पर धावा बोल दिया। और अचानक हुए इस हमले से शाही सेना घबरा गई। नींद में भलसाए मुस्लिम सैनिक को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। खचाक राणा लाखा के नेतृत्व में राजपूत सैनिक शाही सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। इस हमले में शाही सेना का सर्वनाश हो गया और धरती एक बार फिर भगवा ध्वज लहरा उठा। राणा लाखा की विजय से तिरमला कर रख दिया दिल्ली बादशाह को। नहीं, यह नहीं हो सकता। हमारी पराजय का काफिर भरपूर बदला लिया जाएगा। फौरन 50,000 शाही सैनिकों के साथ गया पर धावा बोल दो। अल्लाह अकबर, काफिरों का नाश करें। और मदमस्त हाथी भूमि पर खड़ी फसलों को कुचलती दिल्ली की शाही सेना गया की ओर तरफ बढ़ गई। उधर बूढ़ा शेर गर्जा, आने दो शाही सेना को, हमारा एक भी सैनिक उसके 10 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। हम आपके साथ हैं महाराज। युद्ध विद्या से प्रांगण हजार ब्राह्मण और पहाड़ियों में बसे आदिवासी भील तीर कमान लेकर अपनी सेना में सेवा में हाजिर है। माँ भवानी रक्षा करेगी। युद्ध की शुरुआत शाही सेना ने की। राणा लाखा अपने राजपूत ब्राह्मणों आदिवासियों के साथ शाही सेना पर टूट पड़े। आगे बढ़ो रणबांकुरो, दिल्ली की सेना अपनी तलवार का स्वाद चखा ले। और बिजली की तरह दमकती राणा लाखा की तलवार दुश्मनों में मौत बांटती रही। सिरदी मुस्लिम सेना के पैर उखड़ने लगे। पीछा करो, एक भी सैनिक जिंदा न बचकर जाना पाए। इस बीच शाही सेना राणा लाखा से युद्ध में एक घोर षड्यंत्र रचा था। जल्दी ही अकबर खां आदिवासी भीलों की सेना में घुस गए। और मैं सब समझ गया सरदार। और जब तक आधी सेना समाप्त हो चुकी थी, आगे बढ़ो वीरों। बहुत हुआ राणा लाखा, संभाल अपनी मौत। और सनसना तीर राणा लाखा की छाती में गया। आह महाराज, दर्द से छटपटाए राणा कटे वृक्ष से हाथी की से गिरे। उप महाराज नहीं रहे। वह भील आदिवासी मुसलमानों से मिला हुआ था, पकड़ो उसे। और क्रोधित राजपूत सेना उस भील पर टूट पड़ी। अरे यह तो भील के वेश में मुसलमान है। इसका मतलब शाही सेना धोखे से महाराज की हत्या की है। कसम भवानी की, हम महाराज की मौत का बदला लेकर रहेंगे। फिर क्या था? राणा लाखा की मौत से उद्यत राजपूतों ब्राह्मणों आदिवासियों ने मुस्लिम सेना पर संहार कर डाला। हम जीत कर भी हार गए मित्र। महाराणा हमें छोड़कर चले गए। यह आंसू बहाने का नहीं। महाराज की अस्थियों को चित्तौड़ ले चलने का प्रबंध करो। और शोक की लहर में डूब गया सचमुच समूचा चित्तौड़।
हे भवानी माँ, मुझे शक्ति दे। पिताजी की मौत मैं अपने को टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और अपने आप को संभालो राजपूत राणा अलखा की मौत के बाद चित्तौड़ की रक्षा का दायित्व आपके कंधों पर है। आप ठीक कहते हैं सेनापति। मानो गीदड़ हंसा, हा, मर गया राणा लाखा, मर गया। मेरे रास्ते का कांटा दूर हुआ, अब बचा युवराज चुंडा। आपको शर्म आनी चाहिए पिताजी। अपनी बेटी के विधवा होने पर खुशी मना रहे हैं आप। नहीं जोधा, मेरी बेटी तो उसी दिन विधवा हो गई थी जिस दिन उसका विवाह राणा लाखा से हुआ। आखिर आप चाहते क्या है? तबाही, चित्तौड़ की तबाही। मेरी बेटी के विवाह करके चुंडा ने जो अपराध किया उसका दंड चित्तौड़ को भुगतना होगा। इधर चित्तौड़ में रघुदेव, मैं पिताजी की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने हरिद्वार से वापस लौट आऊंगा। तुम और मुकुल की रक्षा करना। अस्थियों को लेकर हरिद्वार की तरफ रवाना हो गया चुंडा। चुंडा के जाते ही मानो साक्षात राक्षस ने कदम पड़े चित्तौड़ की धरती पे। पिताजी आप, यह सब क्या हो गया? मेरी बच्ची विधवा, विधाता ने तेरी मांग का संदूर क्यों पहुंच दिया? क्यों? विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता पिताजी। मुकुल सुरक्षित नहीं है बेटी। युवराज चुंडा और उसके भाई रघुदेव मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। यह आप क्या कह रहे हैं? तू अपनी नादान है बेटी, राजनीति के दाव पेच समझती नहीं। जरा मुकुल की मौत के बाद राजगद्दी किसे मिलेगी? युवराज चुंडा को। मुस्कुराया सियार। अब समझ गई होगी तू। चुंडा मुगल को मारना चाहता है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। तूफान की गति से राजमहल की सीढ़ियां चढ़े जा रहा था रघुदेव। भैया की आज्ञा के बिना रणमल को महल में ठहरने का आदेश किसने दिया? हमने दिया है यह आदेश। किंतु आप जानती हैं माँ, मुकुल का संरक्षण होने के नाते निष्कर्ष लेने का अधिकार भैया का हुआ है। मत भूलो, हम चित्तौड़ की राजमाता हैं। यह यहाँ से चले जाओ। मैं चुंडा से पहले उसके छोटे भाई रघुदेव के पैर काटने होंगे। रघुदेव कल शिकार खेलने जाएगा, काम तब हो जाएगा महाराज। चौंक पड़ा रघुदेव अचानक किसी की आठ पाकर। कौन है वहाँ? तुम्हारी मौत रघुदेव। जंगल में शिकार करने आया है, लेकिन आज तेरा शिकार होगा। इससे पहले कि कट गिर गिर चुका होता रघुवीर का सिर, न जाने कहाँ से फरिश्ते की तरह प्रकट हुई नौ युवती। इस जंगल में लाशें अवश्य बिछेंगी, लेकिन वे लाशें तुम्हारी होगी दुष्टो। भौचक्का सा खड़ा रह गया रघुदेव साक्षात मददगार को देखकर। अगले ही क्षण हरकत में आया वह भी, और पेड़ों के तने से चिपका कर रख दिया उसने तीसरे शिकार को। ओह, वह चौथा व्यक्ति राज खुलने के डर से आत्महत्या कर बैठा। लेकिन कौन हो तुम? मेरा नाम रदिया है युवराज। इस दुनिया में अकेली हूँ मैं। मुझे इस मुसीबत और खतरे का अंदेशा हो गया था, तब मैंने इन्हें यहाँ छुपे देखा। मेरे साथ आओ रगिया, तुम्हें महल में पहुंचा कर राजमाता से मिलवाऊंगा। रघुदेव के प्राण बचाकर तुमने चित्तौड़ पर बहुत एहसान किया है रदिया। हम अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है राजमाता, और किसी के लिए दुर्भाग्य की। और सन रह गया हरिद्वार से वापस लौटा चुंडा यह खबर सुनकर। तुम पर हमला करने वाले कौन हो सकते हैं रघुदेव? गुजरे दिनों में केवल एक ही नाग चित्तौड़ की भूमि पर कुंडली मारे बैठा है। तुम्हारा इशारा रणमल की तरफ तो नहीं रघुदेव? हाँ भैया। बेटी के घर आकर रहने वाला बाप विश्वास योग्य नहीं, हमें उससे सावधान रहना होगा। इधर रणमल अपनी अगली चाल के ताने बोने बोल रहा था। चुंडा के लौट आने के कारण अब हम अपनी नीति को थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा पिताजी। और इस समय चित्तौड़ की एक और
जब काले नाग फन उठाए खड़े हों, मुझे नींद कैसे आ सकती है पुत्री? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है, चित्तौड़ के पश्चिमी जंगलों में भीले आदिवासी चित्तौड़ आने व्यापारियों को लूट लेते हैं। ओह, हम कल ही चुंडा को भीलों के उत्पाद रोकने का आदेश देंगे। व्यापारियों की जान की रक्षा करने के लिए भील का नाश करने अवश्य जाऊंगा माँ, किंतु मुझे मुकुल की चिंता है। मुकुल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं चुंडा, मेरे पिता है न यहाँ। ठीक है माँ। और भोर की पहली किरण के साथ ही चुंडा रवाना हो गया। हे माँ भवानी माँ, मुकुल की रक्षा करना। गजब की चमक थी रणमल की आंखों में। इस बार रघुदेव वाली गलती नहीं होगी। चुंडा पर छुप कर वार करना। जो आज्ञा महाराज। और घोड़ों की टापे चहु दिशाओं में गूंज रही थी। चुंडा को धोखे से मार कर हमें यह प्रदर्शित करना है मानो भीलों ने हाथ लड़ते मारे गए। अब चुंडा का सिर लेकर चित्तौड़ लौटेंगे। उधर चुंडा अपने कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ घने वन में पहुंचा। यहीं भीलों का इलाका शुरू होता है, किंतु एक बार युद्ध की शुरुआत करने से पूर्व हमें उन्हें समझाना होगा। उरूसी पल न जाने कहाँ से सनसनाते सनत आए तीर। अपनी जान बचाइए युवराज। खून खोला चुंडा का। धोखे से वार कायरो, हिम्मत है तो सामने आओ। अगले ही क्षण तूफान सा उठ खड़ा हुआ। हम तेरी मौत बनकर आए हैं चुंडा। चारों ओर सैनिकों चार दिशाओं में चुंडा को की तरफ लपके। हा हा, अब तेरी लाश नीचे तोड़ जाएगी। इससे पहले चुंडा अपनी तलवार की धार परखता। जय भवानी। न जाने कहाँ से आए वहां तीर, चार तीर। और आसपास रह गया चुंडा। ये भवानी, तुझसे पहले मुझसे पहले इन्हें किसने मारा? मैंने। पलट कर आवाज की दिशा में देखा तो देखता रह गया चुंडा। मेरा नाम आंचल है युवराज। मैं यहाँ भील सरदार भीमा की बेटी हूँ। क्या आप मेरे पिता से नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे आंचल। और समूची भील बस्ती मानो उमड़ पड़ी थी वहाँ। आपने कदम यहाँ पड़े हमारी बस्ती पवित्र हो गई युवराज। किंतु तुम चित्तौड़ से आने वाले व्यापारियों को क्यों लूटते हो? मैं यहीं खड़े खड़े अपने सिर काट दूं तो एक भी व्यापारी मुझ पर या भील साथियों पर आरोप सिद्ध करते। अवश्य किसी ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया है युवराज। शायद तुम ठीक कहती हो अचल। खतरा तो हमें आपके सैनिकों से बना रहता है युवराज। कैसा खतरा? आपके सैनिक आए दिन तो हम पर हमला कर हमारे गहने छीन ले जाते हैं। एक प्रार्थना है युवराज, प्रार्थना नहीं आदेश, क्योंकि आज तुमने मेरी जान बचाकर अपना ऋणी बना लिया है। मैं चाहती हूँ युवराज, आप यह क्षेत्र हमें सौंप दे ताकि हम निर्भर होकर स्थायी रूप से यहाँ बच सकें। तलवार की धार पर अपने अंगूठा खींचकर भीमा को तिलक किया चुंडा ने। मैं राणा लाखा का पुत्र चांडा आपको इस क्षेत्र का घोषित स्वामी घोषित करता हूँ। चुंडा की जय हो। सरदार भीमा की जय हो। आज से आंचल आपकी दासी हो गई युवराज। पगली, तू नहीं जानती चुंडा कभी विहार न करने की प्रतिज्ञा ली है। आप भी नहीं जानते युवराज, यह पगली मन ही मन आपको पति मान बैठी है। चित्तौड़ लौटने के समय आ गया आंचल। मैं आपका इंतजार करूंगी युवराज। जीवन में कभी किसी मोड़ पर आपको काम आज की तो बस यही अभिलाषा है। आंचल की भीगी आंसू चुंडा के प्रति ओंझल होती होते देखती रही। लौट चल बेटी, पंछी उड़ चुका है। प्रतिशोध की आग धधक रही थी रणमल। चुंडा चुंडा, यह नाम काले नाग की तरह हमारे लक्ष्य के बीच फन उठाए खड़ा है। तभी युवराज चुंडा अपनी जान बचाने की एवज में आंचल के पिता भीमा को रण
भीमा को वह क्षेत्र उपहार में दिया है महाराज। मुस्कुराहट थिरक पड़ी रणमल के होठों पर। यह हुई ना बात, भीमा का तिलक कर चुंडा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? यह सत्य है पुत्री। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मुकुल आपकी आज्ञा के बिना इलाका भीलों को सौंप देने उसे क्या जरूरत थी? सचमुच ऐसा हुआ है तो कल राजमाता की हैसियत से दरबार में अपना फैसला सुनाएंगे। मुझे भी ऐसी घड़ी का इंतजार था गुणवती। और खचाखच भरे दरबार में सिंहनी सी गर्जी गुणवती। चुंडा यह जानते हुए भी चित्तौड़ का सम्राट मुकुल है, तुमने विलो को वह क्षेत्र सौंपने का दुस्साहस किया। मुगल का संग्रसन होने के नाते सही गलत को मैं अच्छी तरह समझता हूँ राजमाता। भीलों का सम्मान व उनकी सुरक्षा की खातिर ही मैंने उन्हें वह क्षेत्र दान में दिया है। यह क्यों नहीं कहते कि यहाँ चल तुम्हारा मन भटका दिया? चुंडा जैसे राजपूत की प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता राजमाता। फिर भी तुमने अपराध किया है, इसलिए हम चित्तौड़ से चले जाने का आदेश देते हैं। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ राजमाता, उसी दिन चित्तौड़ से वापस लौटूंगा जिस दिन आप स्वयं मुझे बुलाएंगी। और यह तलवार आपके चरणों में रख के जा रहा हूँ और उसी दिन तलवार उठाऊंगा जिस दिन आप स्वयं मुझे आदेश देंगी। अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं राजमाता। और चित्तौड़ छोड़कर चल पड़ा चुंडा। मैं मजबूर थी चुंडा, मैं मजबूर थी चुंडा। और मुकुल के प्राणों को कोई खतरा नहीं। मुझे कोई जाने की आज्ञा दे, मुझे भी जाने की आज्ञा दे तुम। भैया के बिना मैं चित्तौड़ में रहकर करूँगा क्या राजमाता? मैं डूबू डूबी जा रहा हूँ। ऐसा है खड़ी देखती रघुदेव को दूर जाते देखती रही गुणवती। आठास उबल रहा था राव रणमल के सिंह के कंठ से। हाँ हाँ, अब चित्तौड़ मेरा हुआ समझो। फिर जल्दी ही रणमल अपने सारे शीशों सामने शीशों की भांति चूर चूर हो जल्दी ही रणमल अपने सारे सपने शीशे की भांति चूर चूर होते नजर आए। क्या कह रहे हो गुप्तचर? सत्य, खबर सत्य है महाराज। रघुदेव का विवाह पड़ोसी राज्य की राजा रतन सेन की पुत्री के तय होने जा रहा है और दुबई पहुंचने के बाद उसका यह रिश्ता तय हुआ है। नहीं नहीं, रघुदेव का विवाह हुआ तो कल उसकी संतान बड़ी होकर चित्तौड़ को हासिल करने के लिए हमारे खिलाफ उठ खड़ी होगी। यह विवाह अवश्य होगा, किंतु विवाह उपरांत दुबई पहुंचने से पहले ही रघुदेव की लाश में बदल चुका होगा। उधर रणमहल के खतरनाक इरादों से अनजान चुंडा अपने सैनिकों के साथ चित्तौड़ त्याग कर वन में आ चुका था। मैं पानी की तलाश में जा रहा हूँ, आप सब मेरा इंतजार करें। अभी वह पानी के गहरे कुंड में पहुंचा था, अचानक बुर्र उछल पड़े सैनिक। उधर से आए शेर की दहाड़। युवराज के प्राण खतरे में हैं और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए पड़े थे दोनों। तलवार फेंकने को हुआ वह सैनिक। ठहरो, कोई हथियार नहीं चलाएंगे, इसलिए युवराज को लग सकते हैं। और तभी न जाने कहाँ से सनसनाता हुआ आया तीर। उफ, ऐसा अचूक निशाना किसका हो सकता है? अगले ही क्षण तूफान की भांति दौड़ता चला आया नकाबपोश घुड़सवार। कौन हो तुम? किंतु घुड़सवार ने अपना परिचय देने के स्थान पर एक तीर चुंडा की ओर छोड़ा। अरे, तीर पर यह कपड़ा लिपटा है। चुंडा ने तीर से लिपटे रेशमी कपड़े को खोला। चित्तौड़ का शेर।